ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और किस तरफ बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे अमनदीप सिंह तूर? अमनदीप, जब हम सभी वेस्ट को पढ़ रहे हैं ना, ई वेस्ट को नहीं छोड़ सकते। ई वेस्ट का फुल फॉर्म तो बताओ। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आपने आज दिन तक कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा किया है? गैजेट्स पैदा करते हो आप? जैसे लास्ट आखिरी कौन सा वेस्ट दिया आपने इस सोसाइटी को? कब? रिपेयर कराया सी। तो बस वही सब आज पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ अंश यूपीएससी के दायरे में लिपटा के देने जा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। चलिए ई वेस्ट पढ़ते हैं। ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। शहर आज पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का ऐसा कहना है कि लगभग 50 मिलियन टन ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में 50 मिलियन टन ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और इसमें से केवल 20% को ही ट्रीट या फिर रिसाइकल और प्रोसेस करने की हमारे पास ताकत है। 50 मिलियन टन का सिर्फ 20%, यानी कि ओनली 10 मिलियन टन। तो रेस्ट 40 मिलियन टन तो पुत्री ऐसे ही बच जाता है, बचता है कि नहीं? तो उस 40 मिलियन टन का क्या, ये पहली बात। अगर भारत की बात करें तो एक बॉडी है एसोचैम, ये एक इंडस्ट्रियल बॉडी है। इसके बारे में भी आपको आगे आने वाले दिनों में पढ़ाएंगे। एसोचैम की फिगर ये कहती है कि भारत में ऑलमोस्ट 20 लाख टन, यानी कि 2 मिलियन टन, 20 लाख टन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ई वेस्ट है, और जिसमें से सिर्फ 4.38 लाख टन ही प्रोसेस हो पाता है। समवेयर अराउंड 16 लाख टन अनप्रोसेस्ड अनट्रीटेड वे में सीधा डंप साइट्स में जाता है। ये बड़ी बात। दूसरा, इनका डाटा ये कहता है कि ये जो 20 लाख टन का हमारे देश में ई वेस्ट पैदा होता है, इसमें ऑलमोस्ट 70% कंप्यूटर ओरिएंटेड ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें 20% के अराउंड टेलीफोनिक रिलेटेड ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर बाद में बायोमेडिकल और अदर वेस्ट भी इसमें ऐड होते हैं। मतलब कंप्यूटर रिलेटेड ई वेस्ट हमारे देश में मेजर चंक कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा अगर हम एक फिगर पर आएँ तो हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज ही अकेले 70% के अराउंड प्रोड्यूस कर रही हैं ई वेस्ट। और इसके अलावा अगर हम बात करें हाउस होल्ड की, तो हाउस होल्ड यानी कि आपका, मेरा और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स केवल 15 से 16% ही प्रोड्यूस करते हैं ई वेस्ट। लेकिन वो 15 से 16% ई वेस्ट भी एक बहुत बड़ा मिनेस बना हुआ है। उसका कारण यह है क्योंकि उस 15 से 16% ई वेस्ट की मॉनिटरिंग नहीं है। जो इंस्टीट्यूशनली, यानी कि कंपनी, प्राइवेट हो या पब्लिक या फिर गवर्नमेंट के एंड पर ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो एक तरह से कलेक्ट हो जाता है, एंड साइकिल में ख़त्म होता है जा करके। लेकिन जो हाउस होल्ड के लेवल पे 15% है, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस एंड रूल्स और पॉलिसीज़, एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी, वो नॉर्मल गार्बेज में या ट्रैश में या नॉर्मल डंप सिस्टम का पार्ट बनता है और डंप हीप्स में चला जाता है। इसके ऊपर हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो इसके कई तरह के सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी हैं। आज हमारे देश में 4.38 लाख टन के अराउंड जो ई वेस्ट प्रोसेस हो रहा है, इसमें से इसको प्रोसेस करने के लिए जो लेबर फोर्स लगती है, उसमें लगभग 4.5 से 5 लाख बच्चे हैं, यानी कि 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे टोटली नॉन साइंटिफिक एटमॉस्फेयर में, विदाउट एनी सिक्योरिटी गैजेट्स और एनी सिक्योरिटी टूल्स, हाईली अनसिक्योर एटमॉस्फेयर में, हाईली अनसेफ मशीनरीज और प्रोसेसेस के साथ ये सारा का सारा ई वेस्ट या तो डी सोल्डरिंग कर रहे हैं, या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में से मेटल्स निकाल रहे हैं, या फिर डी जैकेट यानी कि अनजैकेट कर रहे हैं, जैसे कि तार का पैकेट उतार करके उसमें से कॉपर निकाल रहे हैं। ये सारा प्रोसेस, इसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन महिला और बच्चों का है। अगर आज की डेट में हम देखें तो कुल मिलाकर के
जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको इसमें से 200 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक की आमदनी हो जाती है। 200 रुपये बच्चे के लिए मान लीजिए, और बीच में 300 से 400 रुपया महिला के लिए, और 700 से 800 रुपया एक मेल कमा लेता है। ऐसे में ये एक अच्छी उपजीविका का, लाइवलीहुड का साधन है। 800 रुपया अगर आप एक दिन में कमा रहे हैं तो पूरे महीने में 24,000 रुपया कमाते हैं, जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए ये बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर। इसके तहत अब हमें डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है, और बहुत सारे कंसेप्ट्स और फैक्ट्स मैं आपको आज डिस्कस कराऊंगा। हमारी कंट्री में अगर ई वेस्ट के रिलेटेड कोई और डाटा मैं आपको बताना चाहूँ तो वो डाटा ये है कि टोटल 154 लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रिसाइकल करने की अनुमति है ई वेस्ट को। लेकिन ये जो 154 लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी मेनली सिर्फ डिसमेंटलिंग और सेग्रीगेशन की कैपेसिटी है। यानी कि ये किसी भी मशीन या किसी भी चीज़ को, जैसे कि इनके सामने कोई कंप्यूटर पहुंच चुका है तो ये उसका पीवीसी केस या प्लास्टिक केस ओपन करके उसको सेग्रीगेट कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई उसके में से अंदर से कोई भी तरह का प्रिंटेड सर्किट निकला है तो उसको ये कहीं ना कहीं डिसमेंटल करने का ही काम करेंगे। यानी कि इनके पास भी या तो वो रिक्वायर्ड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और मशीन नहीं है जिससे ये इन्हें रिसाइकल कर सकें और इनको एक प्रोडक्टिव यूज़ में कन्वर्ट कर सकें, या फिर इनके पास जो मशीनरी या टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही रूडिमेंट्री वर्जन में है या ऑब्सोलीट हो चुकी है, जिसकी वजह से इनके प्रोसेस और प्रोडक्शन एफर्ट्स उतने प्रोडक्टिव नहीं हैं। तो ये भी एक प्रोसेस को जन्म दे रहे हैं कि एक रिवर्स फिनोमेना ये है कि एक 154 लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, ये अपने लेवल पे रिसाइकल करने की बजाय एक तो नॉन कैपेसिटी होने की वजह से और दूसरा कैपेसिटी नॉन रेम्यूनरेटिव और नॉन प्रोडक्टिव होने की वजह से ये इस प्रोडक्ट को भी सेग्रीगेट और डिसमेंटल करने के बाद रिसाइकलिंग पर्पस से इनफॉर्मल सेक्टर को ही दे रहे हैं। तो ये भी तो एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को जनरेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे देश में जो 100% ई वेस्ट की अगर हम बात करें जो ट्रीट हो रहा है, इस ट्रीट हो रहे 100% ई वेस्ट में से 95% ई वेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में ट्रीट होता है और केवल 5% ही फॉर्मल सेक्टर में ट्रीट हो पाता है। दिस इज़ द डिफरेंस। और इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जो गवर्नमेंट रेगुलेशन से पूरी तरह से बाहर है, जो किसी भी तरह के रेगुलेटरी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन के अधीन नहीं आता। ये अपने तरीक़ों से अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए अनरेगुलेटेड मैनर में सारे ई वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए यह भारत के लिए केवल इकोनॉमी नहीं, सोशल और पॉलिटिकल इशू भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर ऐसे में हम जिक्र करें कि ई वेस्ट यहाँ पर कौन सा काउंट होता है, तो आपने बहुत पहले ज़माने में VCR, VCPs देखे होंगे। समय बदल गया, उसके बाद स्टीरियोज़ वगैरह आपने देखें, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, कलर टेलीविजन्स, LED, LCDs अब आ गए, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क आ गई आपके सामने, CD, DVD प्लेयर्स, ये सारे आपने देखे। हॉस्पिटल्स में MRIs, CT स्कैन्स और अदर मशीन्स आप देखते हैं, एक्सरे मशीन्स आपके सामने होती हैं। घरों में प्रिंटर रखते हैं, फोटोस्टेट मशीन आपके पास होती है, टेलीफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कितने सारे इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, माइक्रोवेव ओवन है। कोई भी वो मटीरियल, एनी मटीरियल जो इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। ओके, और इसे हम वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कहते हैं, WEEE, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। और आज हमारे देश में ई वेस्ट में हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की ही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मैंने बात इसलिए की क्योंकि आपके घरों से जितनी भी केबल्स निकलती हैं, मोबाइल के चार्जर की जो तार निकली है, ये सारा इलेक्ट्रिकल के अंडर कवर हो जाता है, तो ये भी ई वेस्ट का ही पार्ट बनता है। चलिए इस पर जिक्र करते हुए हम समझते हैं कानून कौन से लाए गए हैं और काम कैसे चल रहा है। अगर हम कानूनों की और प्रोसेस की बात करें तो वो ये हैं, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर के आई। साइमल्टेनियसली 5 और रूल्स भी आए, मैंने बताया। तो 2016 में ई वेस्ट आप समझ चुके हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर के आई सरकार आपके लिए।
और इन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की अगर हम बात करें, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इसके पहले 2011 में ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स थे आपके देश में, सरकार ने उन रूल्स को रिप्लेस किया, या कह सकते हैं कि उन रूल्स को बेटर रिस्पॉन्सिबल बनाया, रिजिड और स्ट्रिंजेंट बनाया और ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया है। तो उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। अगर आप ये कहें कि 2011 से पहले ई वेस्ट जैसी टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ होती थी, तो क्या यूज़ होता था? 2011 के पहले इसे हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी में डूल किया जाता था, यानी कि इसे हम HWM कहते थे, हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, बिफोर 2011। और 2011 से ही ई वेस्ट वर्ड यूज़ होना शुरू हुआ। क्यों हम रूल्स बनाते हैं? 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल और ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ही क्यों आए? क्योंकि हमें एक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1986 का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। तो 1986 के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही हम इन सभी रूल्स को जन्म देते हैं। तो ये सारे रूल्स हैं। इसका भी एक क्रिटिसिज्म अवेलेबल है कि क्योंकि ई वेस्ट बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन का वेस्ट है, तो ये किसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 की कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनाया गया और जिसमें 2006 में एक अमेंडमेंट की गई, उसके तहत नहीं कवर होना चाहिए। ई वेस्ट का एक ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट होना चाहिए अलग से, जिसके तहत इसकी अपनी सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी हो और सेंट्रल एग्जीक्यूटिंग बॉडी हो जो इसको पूरी तरह से क्रियान्वित करे, तभी ये मॉडर्न रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो क्रिटिक्स ये भी कहते हैं, लेकिन आज की डेट में ये सभी के सभी 6 रूल्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो ई वेस्ट हैं, प्लास्टिक वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट हैं, म्युनिसिपल वेस्ट हैं, कंट्रोल एंड डेमोलिशन, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट हैं, या फिर हज़ार्डस वेस्ट हैं, ये सारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से ही अपनी ताकत डिराइव करते हैं और उसी से चलते हैं। इन रूल्स की अगर हम बात करें तो रूल्स के माध्यम से ही मैं सारी थ्योरी आपको जस्टिफाई करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं पहला रूल, दैट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल का पहला रूल, जिसमें सरकार ने पहली चीज़ वो जो एंटर नहीं कराई है, जो पहले नहीं थी, वो थी क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप्स। CFLs इसमें ऐड कराई गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CFL ऐड कराने का, क्लोरोफ्लोरोसेंट और इसके रिलेटेड बाकी की लैंप, इसको शेड्यूल 1 जिसके अंदर की 21 आइटम्स आती हैं, वो 21 आइटम्स जिनके ऊपर जो भी मटेरियल आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर लिमिट्स मेंशन हैं, और शेड्यूल 1 के जो आर्टिकल 21 आर्टिकल्स आते हैं जिनका ई वेस्ट किसी भी तरह से प्रॉपरली डिस्पोज अगर आप नहीं करते तो ओपन डिस्पोजिशंस पूरी तरह से बैन है, और कुछ ऐसे मेटल्स या मटेरियल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं जिनकी लिमिट्स बहुत स्ट्रांगली मेंशन्ड है, और कुछ तो टोटली बैन है जो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सारा कुछ शेड्यूल 1 में दी हुई उन 21 आर्टिकल्स के ऊपर लागू होता है, जिसके तहत अब आपने CFL को भी डाला है। तो ये जो हम क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप्स की बात करते हैं, इसमें मरकुरी का इस्तेमाल बड़े लेवल पर होता है, हेलोजिनेटेड सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, और इसके बाद से अब इससे जुड़े हुए कोई भी मटेरियल्स जिनमें मरकुरी का यूटिलाइजेशन होगा, जो इस तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे लैंप इसमें कवर्ड होंगे। इसी वजह से घरों से डिस्कार्ड हो रहे वो सारे CFL लाइट्स, हमने तेज़ी से ओल्ड बल्ब को CFL से रिप्लेस कर दिया। वो बल्ब जो टंगस्टन वायर पे चला करता था, हमने उसको CFL सिस्टम से रिप्लेस किया, और वो CFL वेस्ट आज इतने बड़े पैमाने पर खड़ा है, भव्य दृश्य बना करके, जिसे हम नॉर्मली अपने घरों के नॉर्मल डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं, या फिर कई बार दिमाग में दीवानगी इतनी होती है कि छत पे जाके गेंद की तरह, बॉल की तरह जोर से खींच करके मारते हैं, किसी ग्राउंड या किसी खेत में जाकर के गिरता है, या फिर कुछ भी कर देते हैं। आप तो बेहतर जानते हो आप इसका क्या करते हो। आपने कितने CFL जा करके साइंटिफिकली डिस्चार्ज किए, और हमारे यहाँ से भी निकलते रहे हैं, सीधा सीधा वहीं बाल्टी में जाता है, और उसमें हैं बहुत से हज़ार्डस मटेरियल, जिसमें से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है मरकुरी, और मरकुरी कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये आपको पता है। तो ये एक बात, ये एक रूल लेकर के आए। नेक्स्ट रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, ये है एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जब हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे देश में ये सिस्टम 2011 के रूल में एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन उस सिस्टम में कहीं ना कहीं टारगेट्स नहीं अवेलेबल थे कि किस टारगेट के साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। नए सिस्टम 2016 में हमने टारगेट ओरिएंटेड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया है, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से क्या मेरा कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, प्रोड्यूसर जो होता है उसका पर्पज़ है सामान को बेच देना,
उसके बाद ख़त्म हो जाती है उसकी ज़िम्मेदारी कि उस सामान का क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इससे आगे बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है कि अगर सपोज़ कीजिए आप कोई मोबाइल सेल कर रहे हैं तो ये आपकी पूरी ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि वो मोबाइल एंड ऑफ लाइफ हो जाने पर या फिर ऑब्सोलीट हो जाने पर टेक्नोलॉजी या फिर अनवांटेड हो जाने पर आपको उसे चैनलाइज करना है कि वो चैनलाइज हो करके एक ऑथोराइज्ड डिसमेंटलर के पास पहुँचे या किसी ऑथोराइज्ड रिसाइकलर के पास पहुँचे। मतलब दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द मोबाइल्स कि वो ये तय करे कि जितना मटेरियल उसने एक साल में मार्केट शेयर में पहुंचाया है उतना का उतना मटेरियल आफ्टर सम पॉइंट आफ्टर सम टाइम एंड ऑफ लाइफ होने पे या अनवांटेड होने पे या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने पे चैनलाइज होकर के डिसमेंटलर्स या रिसाइकलर्स के पास पहुंच रहा है। दो डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर्स गवर्नमेंट और ऑथोराइज्ड हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अल्टीमेट स्टेप है सरकार का। ये कैसे काम करेगी वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अब के पहले ये नहीं हुआ करती थी। इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई टारगेट्स नहीं दिए जाते थे। अब टारगेट ये है कि आपका जो भी मोबाइल शेयर है, सपोज़ कीजिए मैं मोबाइल बनाता हूँ और मेरा मोबाइल शेयर इस साल का मार्केट का जो भी रहा उसका बाय वेट कंपैरिजन करके 20% मुझे चैनलाइज कराना है पहले साल में। जब भी कानून लागू हुआ रूल्स, उसके वेरी फर्स्ट ईयर में मुझे 20% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर ऑफ माय प्रोडक्ट मुझे चैनलाइज कराना है एंड ऑफ लाइफ होने पर, अनवांटेड होने पर, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑफ लाइफ होने पर मुझे ये कराना है। इसके अलावा सेकंड इसमें स्टेप ये रहता है, इसमें पहले तो आपने पहले साल में जब ये प्रभावी हुआ तो आपने 20% का रूल बनाया और आपने ये कहा कि 2023 तक हर साल 10% इसमें ऐड होगा और 2023 तक टोटल 70% तक पहुंचेंगे और 2023 के बाद फिर 70% परमानेंट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आपके द्वारा 100 मोबाइल प्रोड्यूस करके मार्केट में फेंके गए हैं तो 2023 तक आपको अपने 70 मोबाइल तो चैनलाइज कराने ही है। 70 मोबाइल आपको चैनलाइज कराने ही हैं। अब ऐसे में दीवाने बन करके आप कहीं कि सारे 100 के 100 मोबाइल क्यों नहीं, आप अपने भाई को दे सकते हैं, वो फ़ौरन चला जाए दुबई। अब कंपनी दुबई तो नहीं आएगी मोबाइल लेने के लिए कि आ जाए इसे चैनलाइज कराना है। तो 70% का एक टारगेट वहाँ पर रखा गया है। अब ये किसके ऊपर लागू होती है, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? इस बार डेफिनेशन को चेंज किया गया और डेफिनेशन एक्सटेंड कर दी गई। वो किस किस तक बढ़ा दी गई? पहले इस डेफिनेशन के अंदर सिर्फ प्रोड्यूसर आया करता था, रिसाइकलर आया करता था, रिफर्बिशर आया करता था। इस डेफिनेशन को बढ़ा करके अब बहुत सारे मेंबर इसमें इंड्यूस किए गए हैं। ये भी इस रूल का ही एक पॉइंट बनता है। अब इसके अंदर मैन्युफैक्चरर तो है, मैन्युफैक्चरर आ गया नया, इसके अंदर प्रोड्यूसर आ गया, इसके अंदर ब्रांड ऑनर आ गया, इसके अंदर रिपेयर शॉप आ गई, इसके अंदर रिसाइकलर आ गया, इसके अंदर रिफर्बिशर आ गया जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यूज़ करते हैं। ये सारे सेगमेंट इसके अंदर आ गए। ये सेगमेंट इसके अंदर लाने का कारण क्या हो गया? मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर बनाते हैं। मुद्दे की बात यह है, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों का आप उपयोग करते हैं। जैसे आपको यूपीएस चाहिए, सीपीयू चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, सब कुछ उन्हें मैन्युफैक्चर कोई कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपने इकट्ठी लेकर के असेंबल करके प्रोड्यूस आपने किया है वो कंप्यूटर। तो पहले मानिए कि आप सिर्फ आप इसके एम्बिट में कवर होते थे, लेकिन अब वो मैन्युफैक्चरर भी इसके एम्बिट में कवर हो रहा है जिसने वो सारा मटेरियल बना करके आपको कंट्रीब्यूट किया है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो मैन्युफैक्चरर हो गया, प्रोड्यूसर, लेकिन आपका कंप्यूटर बिकेगा नहीं क्योंकि आप जानते हैं जब तक इसके ऊपर लेबल नहीं लगेगा। तो वो ब्रांड ऑनर जिसने अपना लेबल इसे दिया है, जो इसके ऊपर चिपका है और फिर ये कंप्यूटर बिका है, ये तीनों प्लेयर को जोड़ना बहुत ज़रूरी था। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपकी गाड़ी कहीं पर बनी है, गाड़ी आपकी टोयोटा की है और वो टोयोटा कंपनी में बनी है। आपकी टोयोटा कंपनी ने उस गाड़ी को बनाने के लिए कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज़ किया होगा। आज वॉइस रिकॉग्नाइजर्स हैं, आज फोल्डेबल ORVMs है आपकी गाड़ियों में, आज किस तरह के डिजिटल इक्विपमेंट सारे गाड़ी के अंदर लगे हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स लगे हैं, ऑटो टच अप डाउन होते हैं आपके विंडो पैन्स, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज़ हो रही हैं। ऐसे में वो कंपनी तो बड़े लेवल पर ई वेस्ट जनरेट कर रही है, लेकिन वही गाड़ी जब आप मेंटेन कराने के लिए रिपेयर शॉप में लेकर के जाते हैं, रिपेयर शॉप में भी तो कितने सारे नए फ्यूज़ या पुराने फ्यूज़ लगेंगे, कितना सारा मटेरियल, नए प्लग, नए स्विचेस निकाल करके नए प्लग, नए स्विचेस लगाए जाएंगे। वो रिपेयर शॉप का भी इसमें आना ज़रूरी था, ये इंपॉर्टेंट था। टोयोटा को जिन्होंने छोटे छोटे मटेरियल असेंबल करके दिए, कई तरह के स्टीरियोज़ बना करके दिए, कंसोलर्स बना करके दिए, विंडो पैन स्विचेस बना करके दिए, वो भी इसमें कवर होने ज़रूरी थे। एवरीबडी, और वो ब्रांड ऑनर जो सिर्फ इस लीगेसी पर मज़े कमा रहा है, क्योंकि
इस ब्रांड ओनर ने उस कंप्यूटर को अपना नाम दिया, तो उसके ऊपर रॉयल्टी तो ये कमाएगा, क्योंकि जब वो कंप्यूटर बिकेंगे तो उस ब्रांड की वैल्यू से रिकवर होगी। तो इसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये भी उस ई वेस्ट से उपभोग कर रहा है, कमाई कर रहा है, तो इसे भी पे करना पड़ेगा। तो चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे प्रोड्यूसर हैं, चाहे ऑनर हैं, चाहे आप रिपेयर में हैं, चाहे आप रिसाइकलर हैं, डिसमेंटलर हैं, चाहे रिफर्बिशर्स हैं, सिर्फ चीज़ें सेकेंड हैंडली लेकर के उन्हें डील कर रहे हैं, बेच रहे हैं, एवरीवन इसके अंडर कवर होता है। ये 2016 का रूल है कि कहीं पर भी कोई अनटैप्ड ना रह जाए। यही नहीं, इस डेफिनेशन ने अपने आप को और एक्सटेंड किया। इस डेफिनेशन के अंदर 2016 के रूल्स के अंदर इस बार सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए गए। पहले सिर्फ इक्विपमेंट यूज़ होता था, लेकिन व्हाट अबाउट द स्पेयर पार्ट्स, व्हाट अबाउट द कंपोनेंट्स। इस बार पूरा इक्विपमेंट भी है, लाइक एज अ होल कंप्यूटर, लेकिन एज अ सिंगल कंपोनेंट भी वो काउंट होगा। ओके, कंपोनेंट वाइज भी, पूरा कंप्यूटर वाइज भी, इक्विपमेंट वाइज भी, स्पेयर पार्ट्स भी उसके यूज़ होंगे। तो स्पेयर भी, कंपोनेंट भी, इक्विपमेंट भी, सारी कैटेगरी इस बार इसमें इंड्यूस कर दी गई कि यहाँ से भी अनटैप ना हो। तो कुल मिलाकर के हमने प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर के वाया, हमने कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स एंड इक्विपमेंट के वाया हर माध्यम से ई वेस्ट टैप हो जाए, इसके लिए नए सख्त कानून बनाने का एक प्रावधान इस बार रखा है। हमने 2011 को एक्सटेंड कर दिया है। स्टेक होल्डर वाइज भी हमने कितने नए स्टेक होल्डर एंड यूज़ कर दिए, और प्रोडक्ट रेंज वाइज भी हमने कितनी नई चीज़ें ऐड कर दी उसमें, CFL और अदर आस्पेक्ट्स, और टारगेट वाइज भी, यानी कि हमने उसमें नई चीज़ें ऐड कर दी, स्पेयर भी ऐड कर दिया, कंपोनेंट भी ऐड कर दिया, नॉट ओनली इक्विपमेंट। हर वे में हम उसे टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे में हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में टारगेट रखा है 20% का। और ये टारगेट कैसे पूरा होगा, इसके लिए एक नई तरह की बॉडीज़ आएंगी। उन बॉडीज़ को हम कहेंगे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस, PROs। नाउ दीज बॉडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पॉइंट वाल के नहीं लिखता, ऐसे लिख देता हूँ, PROs। जब आप प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आज हम उन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे ये रूल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का नमूना है, क्योंकि वहीं पर इसी तरह से टारगेटेड अप्रोच को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। उसके बेसिस पर PRO का सिस्टम ऐसे वर्क करता है। इसमें ओप्पो ने आज की डेट में एक अग्रीमेंट कर रखा है 3R कंपनी के साथ। अगर आप देखें तो नोकिया, आप चले जाएं नोकिया के बाद, उसके में प्लैनेट बचाओ आंदोलन नोकिया ने चलाया था सन 2009 में। आपको नोकिया शॉप में जाने के बाद एक बॉक्स नज़र आएगा, उस बॉक्स पे लिखा होगा कि आप अपना चार्जर, अपना मोबाइल या उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल इस बॉक्स में डाल दीजिए। आप जब उस बॉक्स में वो मटेरियल डाल देते हैं तो नोकिया उसे अपने डिफरेंट सभी जगह से कलेक्ट करके, अपने नोकिया शॉप से कलेक्ट करके नोकिया कलेक्शन सेंटर में भेज देता है, और नोकिया कलेक्शन सेंटर से फिर वो ऑथराइज डिसमेंटलर या रिसाइकलर के पास चला जाता है। ऐसे में अब आपके सामने क्या होगा, ए कंपनी कोई अवेलेबल है, वो ए कंपनी आपके लिए मान लीजिए मोबाइल बना रहे हैं। अब वो ए कंपनी मोबाइल बनाए या ये सब देखे कि मोबाइल वापस कहाँ से आएंगे, कैसे कलेक्ट करेगा, ये करेगा, तो इस ए कंपनी को मोबाइल बनाने के साथ ही एक बेनिफिट मिल जाएगा। सरकार इन्हें ये कहती है कि या तो आप अकेले या फिर आप कंपनियां आपस में जुड़ करके फंड कंट्रीब्यूट करके उस फंड से एक प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करिए, या तो इंडिविजुअली करिए या कॉमन PRO बना लीजिए। वो PRO कंपनी यानी कि B कंपनी है, वो B कंपनी आपको सरकार के द्वारा मिले टारगेट्स मैनेज करेगी। वो B कंपनी यानी कि PRO, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन फर्म, आपको कहेगी जम के मोबाइल, जम के लैपटॉप, कंप्यूटर बनाओ। आप प्रोडक्शन में और सेलिंग में यकीन रखो, कलेक्शन वी विल हैंडल एंड रिसाइकलिंग और चैनलाइजिंग वी विल हैंडल। आपको इसमें आना नहीं है, आप बस अपने तरफ से हमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जितना फंड है आप कंट्रीब्यूट करते रहो। हमें स्टाफ प्रिक्योर करना है, हमें अपने ऑपरेशन मैनेज करने हैं। तो ये पर्टिकुलरली PROs अपना सारा काम करके, सारा वेस्ट कलेक्ट करके उसे एक ऑथराइज्ड पर्सन को चैनलाइज करके दे के उससे जो सर्टिफिकेट रिसीव करेगी, वो सर्टिफिकेट ही आगे इस प्रोड्यूसर कंपनी को आगे बढ़ने का मौका देगा, क्योंकि उन सर्टिफिकेट्स की फर्दर ऑडिटिंग होती है एवरी ईयर, और वो ऑडिटिंग करेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इसका मेन एस्पेक्ट है, जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स के द्वारा
जितना भी वेस्ट कलेक्ट करके चैनलाइज किया जाएगा उसे मॉनिटर करने का काम करेंगे। और अगर आप कहें कि आज की डेट में आप एक मोबाइल कंपनी लगाना चाहते हैं, आप एक लैपटॉप कंप्यूटर कंपनी नहीं लग सकती है जब तक आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से EPR नहीं मिला। आपको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा कंपनी शुरू करने से पहले, और वो ऑथराइजेशन लेटर तभी मिलेगा अगर आप सारा एजेंडा, रोड मैप और प्लान उनके सामने रखेंगे कि इस तरह से हम अपना वेस्ट कलेक्ट कराने वाले हैं और उसे इस तरह से चैनलाइज करने वाले हैं। ओनली देन CPCB विल अप्रूव योर फर्म एंड ओनली देन यू कैन वेंचर इनटू द मार्केट और यू कैन प्रोड्यूस। आई बात समझ में? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिलेटेड विद द EPR, okay, and PROs, public producer responsibility organizations connected with the state pollution control board। इस तरह से सारा काम चलेगा। तो कंपनी B यानी कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा वेस्ट कलेक्ट करा करके जिन भी रिसाइकलर को, डिसमेंटलर को देना है वो चैनलाइज कर देगी। उसके बदले में जो सर्टिफिकेट है वो कंपनी A को मिल जाएगा जो एक्चुअल प्रोड्यूसर हैं, और वो सर्टिफिकेट के दम पर अपने प्रोडक्शन को चलाते ही रहेंगे हमेशा। इस तरह से इनके ऑपरेशंस मैनेज होते रहेंगे। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप 3 से 4 चीज़ें नहीं करते। वो क्या है? सबसे पहला एस्पेक्ट ये है, हाउ विल यू इन्फॉर्म द कस्टमर। आप कस्टमर को कैसे बताएंगे कि उसे किस तरह से अपना सारा वेस्ट डिस्पोज ऑफ करना है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं वो ये है कि जब भी आप अपना, एक मैं मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ, जब भी आप मोबाइल बेचें तो उसमें एक गाइडेंस पैम्फलेट यानी कि गाइड मैनुअल होना चाहिए कि इसका एंड ऑफ लाइफ साइकिल हो जाने पर आप इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल रहेगी, यानी कि कलेक्शन सेंटर का पूरा पोस्टल एड्रेस, उसकी पूरी ईमेल आईडी और पूरा टोल फ्री नंबर। ये जब आपका एंड ऑफ लाइफ साइकिल होगा, आप उनमें से तीनों में से किसी एक से भी संपर्क करिए, और वहाँ पर या तो उनके पास ये भी फैसिलिटी है कि वो इन हाउस कलेक्ट करा लेंगे आपसे, बंदा भेज करके मंगा लेंगे, या आपको नियर बाय एरिया से वो करना होगा। इसके लिए ग्रीने ऐप लॉन्च किया है भारत सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्रीने ऐप लॉन्च किया है। इस ग्रीने ऐप को आप अभी अपने मोबाइल में खोलिए और उसमें आपको एक इस तरह का एक बटन नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा कलेक्शन सेंटर सर्चिंग। आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपका कलेक्शन सेंटर सर्च होने लग जाएगा। कलेक्शन सेंटर सर्च होने लग जाएगा, उसमें क्लिक करिए, आपका नियर बाय कलेक्शन सेंटर आपको शो हो जाएगा। आपको उस कलेक्शन सेंटर पे जाना है। एक जगह पे आपको ये भी मैकेनिज्म मिलेगा कि आपसे इन हाउस कलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी जानकारी आपको नियरेस्ट और आपकी कंपनी के कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाती है। लेकिन एक लेवल पे आपको अवेयर बनना होगा। अब आप मोबाइल लेके दबा लेंगे बेड में, बताएंगे नहीं किसी को, तो फिर तो आपके घर से आके कोई निकाल के नहीं लेकर के जाएगा। तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन है, वो अभी समझाएंगे। मैकेनिज्म समझ आया कि कैसे कलेक्शन होगा। कलेक्शन करने का पहले तक के नियम में क्या था? पहले तक के नियम में कलेक्शन तक की बात खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार के नियम में क्लियर मैंडेट है कि कलेक्शन इज नॉट द ऑप्शन। कलेक्ट करके यू हैव टू चैनलाइज टू द ऑथोराइज्ड डिसमेंटलर और रिसाइकलर। आपको ऑथोराइज्ड डिसमेंटलर और रिसाइकलर तक भी पहुंचाना है, उसका प्रमाण पत्र, उससे रिसीप्ट लेकर के हमें देना है। क्योंकि कलेक्ट करके तो आप कहीं भी डंप कर दोगे, किसी तरह से भी ख़त्म कर दोगे, उसका क्या, हमें क्या फ़ायदा। हम कलेक्ट एक लोकल वेंडर से करा ले जो कूड़ा उठाने आ रहा है, या कलेक्ट आपका बंदा कर ले, घर जा करके कलेक्ट किया, कस्टमर से पर्ची ले ली कि मैंने इनसे कलेक्ट कर लिया, रास्ते में आते हुए मोटरसाइकिल पे उड़ा के फेंक दे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। या फिर रास्ते में आके कूड़े वालों को दे दे, जाओ जाके डंप कर देना। आपको ये रिसिप्ट सबमिट करनी होगी कि आपने कलेक्ट करके इसे ऑथराइज्ड डिसमेंटलर या रिसाइकलर को दिया है। ये होगा एक पूरा चैनल। ओके, तो कंपनी बी यानी कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ए यानी कि मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, ब्रांड ऑनर, रिसाइकलर, डिसमेंटलर, रिफर्बिशर, एनीबडी, उसके लिए ये सारा कलेक्शन सेंटर मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगी, उसके लिए कलेक्ट करेगी। और बी ये सब करने के बाद सी को हैंड ओवर करेगी, जो रिसाइकलर है ऑथोराइज या जो डिसमेंटलर है ऑथोराइज। और सी से जो इशू होगा रिसिप्ट उसे बी को मिलेगा, और बी ला करके उसे ए को देगी जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है। ओके, और ए इसी के माध्यम से आगे बढ़ पाएगा, वरना ए की एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन रद्द हो जाएगी। ओके, इसके तहत और भी बहुत से परिवर्तन किए गए हैं। वो क्या है? रूल्स में और भी चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये कमांड दी गई है कि आज हमारे देश में 95% ई वेस्ट सारा का सारा इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। ऐसे में इस इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर जब 95% ट्रीटमेंट होगा
तो इसी वजह से वेंचर्स नहीं हो पा रहे इंडिया में। देखिए आप एक बात सुनिए, अगर आज की डेट में हमारी कंट्री में कोई भी कंपनी ए है और वो ऑथोराइज्ड रिसाइकलर या डिसमेंटलर है, तो उसे इतनी हैवी मशीन्स, इतनी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो प्रोडक्ट मंगाने में, इतनी सारी लीगल परमिशंस, एक्साइज ड्यूटी और अदर सारे एस्पेक्ट्स से सेटिस्फाई करने ज़रूरी होते हैं। इसके तहत उसकी एक प्रॉपर प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, यानी कि रिसाइकलिंग या डिसमेंटलिंग की उसकी एक कॉस्ट आती है। ये सारी कॉस्ट को वो सेटिस्फाई करेगा अपनी सेलिंग प्राइस से। जब वो चीज़ें जो डिराइव हुई हैं उन्हें सेल करेगा, तभी वो सारी उसकी कॉस्ट रिकवर होगी और वो तभी रन हो पाएगा एफिशिएंटली, अदरवाइज़ वो रन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तभी हो सकता है कि जितनी उसने कैपेसिटी इंस्टॉल करी है अपने प्लांट में, उस कैपेसिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए उसके पास उतना ही फीड स्टॉक भी आ रहा है। कंपनी ए के पास एक प्रॉपर फीड स्टॉक होना चाहिए। उसने जितनी कैपेसिटी इंस्टॉल की है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसके बराबर अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करने के बराबर का उसके पास फीड स्टॉक ही नहीं होगा, तो फिर वो आउटपुट क्या निकालेगा रिसाइकल करके। और अगर आउटपुट ही प्रॉपर नहीं आई तो उसे वो वैल्यू फैच ही नहीं होगी जो उसकी इनपुट कॉस्ट के बराबर की हो या उससे अधिक हो, तो फिर वो सस्टेनेबल कैसे कर पाएगा, कमर्शियली वाइबल कैसे होगा। यही कारण है कि हमारे देश में इंसिनरेशन प्लांट भी फेल हुए और यही कारण है कि हमारे देश में ऑथराइज्ड ई वेस्ट डिसमेंटलर भी खत्म हो रहे हैं। कारण क्योंकि इसके बराबर एक बहुत बड़ा बेल्ट एग्जिस्ट कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर का, जिनको काफ़ी फ़ायदे हैं। इसमें से बड़ी मात्रा में बहुत से प्रोडक्ट निकलते हैं जिसके बारे में अभी पढ़ाने वाला हूँ। इसकी वजह से ना तो उनके पास इंस्टॉल्ड मशीन्स हैं, ना टेक्नोलॉजीज़ हैं, ना लीगल परमिशंस हैं, ना टैक्स के एम्बिट में कवर होते हैं, ना अदर लाइसेंसेज उन्हें लेने पड़ते हैं, ना रॉयल्टी भरनी पड़ती है। और सारा अनसेफ एंड इनसिक्योर मैकेनिज्म के तहत सारा प्रोसेस के माध्यम से वो वेस्ट से वैल्यूएबल प्रोडक्ट डिराइव कर रहे हैं। नेचुरली उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत कम रहती है ऑर्गेनाइज्ड फर्म से, और नेचुरली उन्हें बहुत सस्ते, बहुत अच्छी कीमत भी हम लोगों को, आप लोगों को या किसी को भी जो हम वेस्ट जनरेटर हैं, इन्हें अच्छी कीमत पे करके भी वो खरीद सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कंपनी। तो ऐसे में हमेशा फीड स्टॉक उनकी तरफ जाएगा, ना कि वो फीड स्टॉक इन कंपनीज़ की तरफ आएगा। ऐसे में जब दो लोग कंपटीशन में खड़े हैं, एक ए और एक बी, ये एक तरह की अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बी के पास स्कोप ज़्यादा है ड्यू टू द इनफॉर्मल सेक्टर कि वो जनरेटर को अच्छी वर्थ दे सकता है। तो जनरेटर की तरफ से हमेशा फीड या वेस्ट बी के पास ही जाएगा, जिससे कि शेयर कट जाएगा ए का, और ए की जस्टिफाई नहीं हो पाएगी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इस वजह से हमारे देश में कोई वेंचर नहीं करना। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, state of the art machineries and the plants and the processes are available, but no one wants to venture into our country. Why? Because there is no feedstock, there is no end product worth or the value, because there is ultimate existing informal sector of the e-waste dismantling that is of 9%, 95% chunk. Then how can you compete with the invisible competitor? Because informal means the invisible, जो दिख नहीं रहा, जो कहीं है ही नहीं। अगर देखने जाओ तो दस्तावेजों पे है ही नहीं, आप compete किससे कर सकते हैं? This is the menace that we are suffering. We can never create a kind of legalized and authorized dismantling or recycling system unless until we are not going to convert the informal sector into the formal sector, or we are not going to curb the activities of the informal sector unless until we are not having any kind of formal sector to dismantle or recycle the e-waste generation. So for that we need to perform some aspects, and I will explain you what kind of work we need to do. Most important aspect under here is the Ministry of Electronics and Information Technology going to spread a kind of technology and knowledge. क्या किया जा रहा है? इसके तहत ये कहा जाता है कि हमारे देश में जो एक इनफॉर्मल सेक्टर है, जो बड़े लेवल पर रोज़गार भी उत्पन्न कर रहा है इन लोगों के लिए, लगभग 20 से 25 लाख लोग इस इकोनॉमी में रोज़गार में लगे हुए हैं जो ई वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ओके, अब इन लोगों को आप कैसे डील कर सकते हैं? पहले हमें इन्हें इनफॉर्मल से सेमी फॉर्मल कैटेगरी में लाना होगा, फिर सेमी फॉर्मल से ही ये फॉर्मल कैटेगरी में आएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने लेवल पर टेक्नोलॉजी बनाई है। टेक्नोलॉजी दो स्केल पे बनाई गई है। एक बहुत ही ह्यूमंगस स्केल पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी जो कि इको पार्क्स में काम आएंगी, इको पार्क आप बना सकेंगे,
और एक लो लेवल टेक्नोलॉजी जो कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड बेस्ड इनफॉर्मल कबाड़ी वाला, रद्दी वाला या रिसाइकलर यूज़ कर सकता है। दोनों ही टेक्नोलॉजी बहुत बेस्ट क्वालिटी की हैं, दोनों ही सस्ती हैं, फीजिबल हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सरकमस्टांसेस में यूज़ की जा सकती हैं। इससे होगा ये कि जो मान लीजिए कोई पर डिसमेंटलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ABCD, और यहाँ से इनके पास ज़िंदगी में कभी भी इतना पैसा या इतनी अवेयरनेस और इतने रिसोर्सेज नहीं होने थे कि ये सेफ़ टेक्नोलॉजीज़ ये में इन्वेस्टमेंट करें या सेफ़ मशीन में, ये इन्हें एक्सटर्नली ही प्रोवाइड करी जानी पड़नी थी। तो इन्हें एक्सटर्नली प्रोवाइड करने का काम ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया। जब इनको वो मशीन्स प्रोवाइड की तो नेचुरली इनके प्रोसेसेस सेफ़ होने लगे, सिक्योर होने लगे। अब जब इन्होंने वो मशीन्स और वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की है तो किसी लेवल पर ये गाइडलाइंस को भी फॉलो करेंगे। जब ये गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, ऐसे में इन्हें सिक्योरिटी गैजेट्स और सिक्योरिटी टूल्स या सिक्योरिटी अदर मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके प्रोसेसेस भी रिवैम्प हो जाएंगे। इसके माध्यम से ये इनफॉर्मल टोटली चल रहे थे, ये सेमी फॉर्मल में आएंगे। अब जब ये सेमी फॉर्मल में आ जाएंगे तो एक बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास एक प्लांट Z लगा है, ये कम्प्लीटली फॉर्मल प्लांट है। ये फॉर्मल प्लांट अब तक इस इनफॉर्मल सेक्टर का बेनिफिट नहीं ले पा रहा था, लेकिन जब इसने अब देख लिया है कि ये सरकारी नीतियों के तहत गाइडलाइंस को सिक्योर मैकेनिज्म के माध्यम से विद द टेक्नोलॉजी एंड विद सुपीरियर प्रोसीजर्स अपने वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, तो वो इनको अपने इस एम्बिट में भी ले सकता है, इन्हें एक लेवल पर प्रोवाइडर बना सकता है। यानी कि ये जो बड़ा डिसमेंटलर या रिसाइकलर है, ये अपने कुछ एक्शंस और प्रोसेसेस प्रिलिमिनरी स्टेजेस के इनके वाया भी करवा सकता है, और इनके वाया किए गए उन प्रोसेसेस के बाद फाइनल एंड सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के प्रोसेसेस अपनी फॉर्म में कर सकता है, जिसकी वजह से बड़े लेवल पर हमारा सारा इनफॉर्मल सेक्टर सबस्यूम हो जाएगा फॉर्मल इकोनॉमी में। और फॉर्मल सेक्टर में हमें ये लोग कभी बेरोज़गार नहीं करने पड़ेंगे, हम इन लोगों की हेल्थ को सेव कर पाएंगे, हम इन लोगों का एक लेवल अपग्रेड कर पाएंगे, क्योंकि जब ये फॉर्मल सेक्टर में आएंगे इन्हें सरकारी लोन मिल पाएंगे, इन्हें सरकारी सब्सिडी जो कि कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट ड्यूटी के एग्जम्पशंस मिलती हैं वो मिल पाएंगी, इन्हें एक्साइज ड्यूटी से जो एग्जम्पशंस मिल सकती हैं वो मिल पाएंगी। ये टैक्स एम्बिट में आएंगे, सरकार की बनी हुई नीतियों का लाभ इन्हें भी मिलने लगेगा, क्योंकि ये फिर फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा बन जाएंगे। इस तरह से टैक्स एम्बिट का भी बढ़ेगा, ये लोग फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे, इन्हें सारी पेंशन योजना और अदर चीज़ों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इनको जितने भी क्रेडिट्स मिलते हैं बैंक्स के वाया से सब्सिडाइज्ड, उनका चैनलाइज्ड क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार के द्वारा जो भी टेक्नोलॉजी और मशीन अपग्रेडेशन सस्ती दरों पे कराई जाती है वो मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा या जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोजेक्ट लगते हैं, ये उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। कुल मिलाकर के इनका स्टेप बाय स्टेप अपग्रेडेशन होगा। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इनिशियल लेवल प्रोसेस स्टार्ट करने होंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रही है, और वह यही है। कुल मिलाकर के हम आज की डेट में रातों रात ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर के लिए इनफॉर्मल सेक्टर को ख़त्म नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। इनफॉर्मल सेक्टर बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, इनफॉर्मल सेक्टर प्रोडक्शन प्रोसेसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इनफॉर्मल सेक्टर के वाया ही हमारे एक्सपोर्ट्स मैनेज हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इनफॉर्मल सेक्टर को धीरे धीरे रेगुलराइज और फॉर्मल सेक्टर की तरफ लेकर के आना है, ना कि उसे रातों रात ध्वंस कर देना है, वरना बहुत बड़ा तबका बेरोज़गार हो जाएगा और बहुत सारी एक्टिविटी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। और ऐसे में अगर कुछ बड़े प्लेयरों की मोनोपोली हो गई ई वेस्ट में, तो हमें फिर सफ़र करना पड़ेगा उनके हाथों, क्योंकि ई वेस्ट फिर वो वर्थ नहीं प्रोवाइड कर पाएगा जो वर्थ हमें मिल सकती है अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में और नॉन मोनोपोलिस्टिक वे में ट्रीट हो, क्योंकि हमें डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट ही चाहिए। हमें लाभ देश का कराना है, किसी एक वर्ग का नहीं है। इसके अलावा सरकार ने ये रूल्स में ये लिखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वाया द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर में लोग बड़े हैं लगे हुए हैं, उनकी सेफ्टी के मेजर्स को प्रमोट करें, उनकी सिक्योरिटी को प्रमोट करें, और धीरे धीरे उन्हें फॉर्मल सेक्टर में लाने का माने सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्किल, ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्किल्स,
ये 3 चीज़ें करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कोई भी कैटेगरी का, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट का हिस्सा है। और अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर जो 18 आर्टिकल्स आते हैं उनमें से ही एक आर्टिकल के तौर पे ये भी डील होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्किल्स के माध्यम से देखें, ये इनफॉर्मल सेक्टर आज के दिन तक फॉर्मल सेक्टर के साथ कदम से कदम मिला के इसलिए भी नहीं चल पाता क्योंकि इनके पास स्किल्स नहीं है। अगर इनमें हम स्किल्स डेवलप कर देंगे, ये बड़ी ईजिली फॉर्मल सेक्टर के साथ असिमिलेट हो जाएगा, सबस्यूम कर लिया जाएगा। अदरवाइज़ इन दोनों में गठबंधन करा पाना नामुमकिन है। ये हमेशा अलग थलग ही पड़ा रहेगा और जब तक ये उसमें नहीं मिल जाता उसका भी बनना नामुमकिन है। मैंने अभी बताया, अगर इतना लूज अनऑर्गेनाइज्ड एक तरह का ब्लैक इकोनॉमी की तरह इनफॉर्मल सेक्टर अलग से पड़ा रहेगा, ऐसे में आप फॉर्मल सेक्टर रूल नहीं चलवा सकते। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपने एक बाज़ार में जाकर के LCD खरीदी, सारा बिल बुल भर के 40,000 में, बगल की दुकान में वो 15,000 में बिक रही थी, तो आप 15,000 वाली खरीद लेंगे, 40,000 वाली नहीं खरीदेंगे। इस तरह से नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसको सुधारा जा सकता है इस तरह की प्रैक्टिस का यूटिलाइजेशन करके। अब हम आते हैं उन इश्यूज़ के ऊपर जिसके ऊपर 2016 के रूल्स बात करते हैं, और वो है हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड सोशल इश्यूज़। देखिए, आज अगर आपसे कोई बात करे कि पूरे इंडिया में कौन से ऐसे 2 एरियाज़ हैं जहाँ पर ई-वेस्ट का हब है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको उत्तर प्रदेश जाना है रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद, और आपको दिल्ली जाना है कृष्णा विहार सीलमपुर। आप दिल्ली कृष्णा विहार का घूम आइए और आप उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद चले जाइए। ये ई-वेस्ट का मुद्दा इतना हाईलाइट क्यों हो गया? थोड़े ही समय पहले नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रामगंगा नदी के किनारे 2.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पे जो ब्लैक डस्ट पड़ी हुई थी उसको रिमूव ना कर पाने की कमी की वजह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर जुर्माना लगाया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रातों रात ही वहाँ पर जितने भी इलीगल डिसमेंटलर्स या इनफॉर्मल सेक्टर के रिसाइकलर हैं उनकी दुकानों पर ताला लगा दी या उनकी वर्कशॉप बंद कर दी, और रातों रात 2 लाख लोग बेरोज़गार हो गए। उन लोगों का पत्रकारों से ये कहना था कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये नियम तो बड़े अच्छे से पालन कर लिया, लेकिन वो नियम नहीं पालन किए गए जिसमें हमें रिहेबिलिटेट करने की बात की गई थी। यानी कि ये क्लियर कट गाइडलाइंस है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हमारा रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, हमें ख़त्म नहीं करना है, हमें दोबारा स्थापित करना है। इसके लिए हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, नए तरह की मशीन्स, टेक्नोलॉजीज़ और स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। ये सारी चीज़ों पर इन्होंने फोकस नहीं किया और हमें ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप सीलमपुर की बात करें, सीलमपुर में आपको एक खास तरह का अपरेटस नज़र आएगा। आप जाएंगे, बड़ी बड़ी दीवारें होंगी, बड़े बड़े गेट और उन पर ताले लगे होंगे। आपको लगेगा कि ये सारे बंद पड़े हैं, लेकिन उनके अंदर खुले आंगन होते हैं। उन आंगन के अंदर औरतें बैठी होंगी और वो औरतों के सामने तारों का ढेर लगा होगा, केबल्स का। वो उन केबल्स को ओपनली इंसिनरेशन भट्टियों में नॉर्मल ईंटें लगा करके आग जल रही है और वो उनको जैसे छल्ली भूनी जाती है इस तरह से आग को जला जला के कोयले पे तारे उनमें डाल रही हैं। तारे की प्लास्टिक PVC, जो PVC जैकेट उस पर चली रहती है, वो पिघल रही है और अंदर से तांबा, और उस तांबे को एक एसिड में डाल करके प्योरीफाई करके उसकी राउंडेड वायर्स बना करके ढेर लगाती जा रही है। इसी तरह से बच्चे आपको काम करते मिलेंगे। लेकिन ये जो PVC जैकेट्स चढ़ी हुई हैं इन तारों के ऊपर, ये अल्टीमेट थ्रेट हैं एयर पॉल्यूशन के माध्यम से उन लोगों के लिए जो आसपास की लोकेलिटी में रहते हैं। लेकिन सीधा थ्रेट तो उसके लिए है ना जो काम कर रहा है। वो वर्कर खुद कितना हार्मफुल स्मोक अपनी चेस्ट में लेकर के जा रहा है, जिससे कई तरह की आपको चेस्ट यानी कि पल्मोनरी डिजीज़ेज़ होने का खतरा है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके तहत कई तरह के आपकी बॉडी में मटेरियल जाते हैं जो आपके ब्लड के साथ फ्यूज़ होकर के, मिक्स होकर के आपको कई तरह के नर्वस डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं और आपके ब्लड सेल्स को पूरी तरह से मेटामॉर्फिक करने का दम रखते हैं, माइटोसिस कर दिया जाता है। इसके अलावा थोड़ी आगे जाएँ, आपको कुछ प्लांट नज़र आएंगे जिसके फ्रंट पे शॉप्स बनी हुई हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा अंदर चले जाएं, दरवाजे खोल करके, वहाँ पर आपको बच्चे बैठे मिलेंगे जो अपना गद्दी आसन लगा करके बैठे और उनके सामने प्रिंटेड सर्किट